हेलो फ्रेंड, कुलदीप सर के नाम से यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वीडियो की अगली कड़ी में एक नया वीडियो और वीडियो जो है थोरासिंथेसिस नाम से हम टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है थोरासिंथेसिस। क्या होता है थोरासिंथेसिस? तो इस थोरासिंथेसिस को दूसरे वर्ड में हम प्लूरल टैपिंग के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोवन एज प्लूरल टैपिंग। किस नाम से जाना जाता है? ऑल्सो नोवन एज प्लूरल टैपिंग। प्लूरल टैपिंग के नाम से भी इसको क्या किया जाता है? प्रोनाउंस किया जाता है, ऑल्सो नोवन एज प्लूरल टैपिंग। तो हम पढ़ रहे हैं थोरासिंथेसिस, और थोरासिंथेसिस को किस नाम से जाना जाता है? प्लूरल टैपिंग के नाम से जाना जाता है। होता क्या है? तो इसमें हम क्या करते हैं, नीडल को इंसर्ट किया जाता है किसके अंदर? प्लूरल कैविटी के अंदर। क्या करते हैं हम? जैसे क्या है, ये हमारा लंग्स है, ये लंग्स है, और ये लंग्स के चारों तरफ हमारा क्या है? ये जो स्पेस है, ये स्पेस हमारा कौन सा है? प्लूरल स्पेस। और इस प्लूरल स्पेस में क्या है? कोई भी फ्लूइड वगैरह भर गया है ना, और उसको आपने क्या करना है, एक नीडल को इंसर्ट करते हुए, नीडल को इंसर्ट करके, और आप इस फ्लूइड को क्या कर रहे हो? एस्पिरेट कर रहे हो। दिस इज़ नोन एज प्लूरल टैपिंग। इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? प्लूरल टैपिंग बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल टैपिंग। तो ये क्या है? यानी कि एक ऐसी प्रोसेस, क्या एक ऐसा प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, यहाँ क्या पड़ी है? चेस्ट वॉल पड़ी है, और उस चेस्ट वॉल को क्रॉस करते हुए, चेस्ट वॉल के अंदर से होते हुए प्लूरल कैविटी में से क्या कर रहे हो? फ्लूइड को निकाल रहे हो। उसको हम क्या बोलते हैं? थोरासिंथेसिस। तो अगर आपको बोला जाए कि डेफिनेशन क्या होगा थोरासिंथेसिस का, तो आप बताएंगे कि ये प्रोसेस क्या, ए प्रोसेस, हम डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन क्या रहेगा? तो ए process in which needle are inserted, a process in which needle are inserted into pleural space, through the chest wall, pleural space through the chest wall। चेस्ट वॉल से होते हुए प्लूरल स्पेस के अंदर आप क्या कर रहे हो? नीडल इंसर्ट करते हो। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? थोरासिंथेसिस या प्लूरल टैपिंग बोला जाता है। थोरासिंथेसिस या प्लूरल टैपिंग प्रोसेस, जिसके अंदर आप क्या करते हो? एक नीडल को इंसर्ट करते हो। कहाँ से? चेस्ट वॉल से होते हुए, है ना। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोला जाता है क्या? थोरासिंथेसिस। अब ये थोरासिंथेसिस करते क्यों हैं? इसके पर्पस क्या है? पर्पस क्या है? तो पर्पस की बात करें तो जैसे क्या हो गया था, कोई फ्लूइड भर गया है प्लूरल स्पेस में, और फ्लूइड भर गया, उसकी वजह से पेशेंट को क्या होने लग गया है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। उसको क्या है? लंग्स का सरफेस एरिया छोटा हो गया और सांस अच्छे से नहीं आ पा रहा है। तो आपने क्या किया? पेशेंट का क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। क्या? टू रिमूव। क्या रिमूव किया? हो सकता है वहाँ एयर हो, या हो सकता है वहाँ पे क्या हो? फ्लूइड हो, और उसको निकाल के, रिमूव एयर ऑन फ्लूइड, और उसको निकाला कहाँ से? प्लूरल स्पेस से। कहाँ से? फ्लूइड फ्रॉम प्लूरल स्पेस से निकाला। कहाँ से? प्लूरल स्पेस से। और उसके अंदर जो हो रही थी क्या? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। क्या हो रहा था? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा था। उसको आपने क्या कर दिया? मिनिमाइज कर दिया। उसको आपने क्या कर दिया? मिनिमाइज कर दिया। ये जो है, ये हमारा क्या है? थोरासिंथेसिस का पर्पज़ है कि क्या है, किसी पेशेंट के प्लूरल स्पेस में क्या भरा हुआ है? फ्लूइड भरा हुआ हो या एयर भरी हुई है, उसको क्या कर लो? प्लूरल स्पेस से निकाल लो, और उस पेशेंट को जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, सांस लेने में जो दिक्कत आ रही है, उसको क्या कर दो? मिनिमाइज कर दो। दूसरा क्या हो सकता है? सेकंड वन इज
दूसरा क्या हो सकता है आपने कोई डायग्नोस करना हो, उसके लिए आपने स्पेसिमन लेना हो, ऑब्टेन स्पेसिमन फॉर डायग्नोसिस। आपने को डायग्नोस करना था तो उसके लिए आपने स्पेसिमन लेना हो, या हो सकता है आप क्या कर सकते हो, नीडल बायोप्सी भी परफॉर्म की जा सकती है, कोई नीडल बायोप्सी प्लूरा का, है ना। प्लूरा की आप क्या कर सकते हो, नीडल बायोप्सी परफॉर्म करने के लिए भी क्या कर सकते हो, थोरासिंथेसिस प्रोसीजर किया जा सकता है। इसके अलावा कोई थेराप्यूटिक पर्पज़ हो सकता है, थेराप्यूटिक पर्पज़ ही है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, पर्पज़ है किसके, थोरासिंथेसिस के। क्या, एयर और फ्लूइड निकाल के रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कम कराना है, स्पेसिमन लेना आपने डायग्नोसिस के लिए, नीडल बायोप्सी करनी है प्लूरा की उसके लिए, या थेराप्यूटिक पर्पज़ है। सारे के सारे क्या रहते हैं, पर्पज़ रहते हैं। अब बात है इंडिकेटेड, कहाँ कहाँ इंडिकेटेड है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आप क्या करते हो, थोरासिंथेसिस परफॉर्म करते हो, है ना। इंडिकेटेड कहाँ का है, इंडिकेशन, इंडिकेशन क्या क्या है। तो इंडिकेशन की बात करें तो जैसे क्या हो गया, वो हाइड्रोथोरैक्स हो गया, क्या हो गया है, पेशेंट को क्या हो गया, हाइड्रोथोरैक्स हो गया। पेशेंट को क्या हो गया, हीमोथोरैक्स हो गया, हाइड्रोथोरैक्स हो गया, हीमोथोरैक्स हो गया। पेशेंट को क्या हो गया, एम्पाइएमा हो गया, क्या हो गया, एम्पाइएमा हो गया। पेशेंट को क्या हो गया, एम्पाइएमा हो गया। इसके अलावा पेशेंट को क्या हो गया, काइलोथोरैक्स हो गया, है ना। इसके अलावा क्या हुआ, काइलोथोरैक्स यानी कि लिम्फेटिक फ्लूइड भर गया। आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा गया है कि लिम्फेटिक फ्लूइड का भरना क्या कहलाता है, काइलोथोरैक्स हो गया। और इसके अलावा क्या हो सकता है, न्यूमोथोरैक्स है। न्यूमोथोरैक्स वाली कंडीशन जो होती है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा थोरासिंथेसिस जो है इसको लीस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, सबसे लास्ट में काम में लिया जाएगा। अगर थोरासिंथेसिस आपको पूछा जाए कि न्यूमोथोरैक्स में काम में लेते हैं कि, तो ना के बराबर, कोई रेयर चांसेस होते हैं जहाँ पे काम में लिया जाता है, नहीं तो मोस्ट ऑफ काम में नहीं लेते, है ना। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ये तो हमारे थे इंडिकेशन। नेक्स्ट है प्रोसीजर, कि अब जो है ये थोरासिंथेसिस किया कैसे कैसे जाएगा, प्रोसीजर क्या रहता है थोरासिंथेसिस करने का, हम बात करेंगे प्रोसीजर के बारे में। नेक्स्ट है प्रोसीजर। प्रोसीजर, और प्रोसीजर में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, कंसेंट इंश्योर करोगे, पेशेंट का कंसेंट हुआ है कि नहीं हुआ, ये आपने क्या करना होता है, इंश्योर करना होता है। उसके बाद आपने क्या करना है, कंसेंट हो गया है, फिर आप क्या करेंगे, आर्टिकल्स कलेक्ट करेंगे। क्या कलेक्ट करेंगे, आर्टिकल कलेक्ट करेंगे। और आर्टिकल में मेनली आपको क्या क्या चाहिए, तो आपको क्या चाहिएगा, नीडल चाहिएगी, क्या चाहिएगी, नीडल, क्या चाहिएगा, नीडल। और नीडल कैसा, तो 16 to 22 गोज का, 16 to 22 गोज का क्या चाहिए आपको, नीडल चाहिए। या आप कह सकते हो एवरेज जो है वो 18 गोज का क्या चाहिए, नीडल आप एवरेज लेंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो आप सैंपल लोगे हो सकता है उसके अंदर क्या हो, ब्लड हो, और ब्लड अगर आपने सैंपल के अंदर लिया और उसको ज़्यादा देर तक रखा तो वो क्या हो सकता है, क्लोट हो सकता है। और उसको आपने क्लोटिंग से बचाने के लिए आपको क्या चाहिएगा, एंटी कोगुलेंट। और आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जब आप थोरासिंथेसिस कर रहे हो, और थोरासिंथेसिस में कौन से टाइप का एंटीकोगुलेंट जो है क्लोटिंग से बचाने के लिए सैंपल को काम में लेते हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, सोडियम सिट्रेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट टू प्रिवेंट फ्रॉम, टू प्रिवेंट फ्रॉम क्लोटिंग। सैंपल को क्लोट से बचाने के लिए आपने क्या करना है, सोडियम सिट्रेट काम में लेना है एज एंटीकोगुलेंट। इसके अलावा आप क्या करेंगे, साइट प्रिपेयर करेंगे। क्या करेंगे, साइट प्रिपेयर करना आपने, क्या करेंगे, साइट प्रिपेयर करेंगे। और साइट प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या चाहिए, एंटीसेप्टिक चाहिए। क्या चाहिए,
एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन आप क्या काम मिलेंगे, तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में आप क्या काम में ले सकते हो, बीटाडीन, क्या काम में ले सकते हो, बीटाडीन, या आप क्या काम में ले सकते हो, स्पिरिट स्वैब काम में ले सकते हो। क्या काम में ले सकते हो, स्पिरिट स्वैब काम में ले सकते हो। इसके अलावा आपके पास में क्या होना चाहिए, आपको क्या चाहिएगा, 3-वे अडेप्टर चाहिएगा। क्या चाहिएगा, 3-वे अडेप्टर। कनेक्शन बनाने के लिए क्या चाहिएगा, 3-वे अडेप्टर चाहिएगा, 3-वे अडेप्टर। इसके अलावा और क्या चाहिएगा, तो इसको आपको 2% जाइलोकेन चाहिएगा। क्या चाहिएगा, 2% जाइलोकेन, है ना। पेशेंट को लोकल लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है, 2% जाइलोकेन चाहिएगा। इसके अलावा फिर आपने जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली है, तब आपने क्या करना है, पेशेंट को पोजीशन बनानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, पोजीशन बनाना पड़ेगा पेशेंट का। और पोजीशन जो है वो कैसी पोजीशन देंगे आप, तो आप क्या कर सकते हो, पोजीशन की अगर बात की जाए तो आपने क्या करना होता है, पेशेंट जो है पेशेंट उसको क्या करना है, ऑर्थोपेनिक पोजीशन देनी है, यानी कि उसको बैठाना है ना। अगर आपको पूछे पोजीशन तो आपने बताना है सिटिंग अपराइट। क्या, सिटिंग अपराइट, सिटिंग अपराइट विद आर्म एंड एल्बो, आर्म एंड एल्बो रेस्ट ऑन दी, आर्म एंड एल्बो रेस्ट ऑन दी ओवरबेड टेबल। जिसके आर्म और एल्बो क्या हो रखे होने चाहिए, ओवरबेड टेबल या कार्डियक टेबल पे क्या कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो। ऑर्थोपेनिक बोलो या सिटिंग अपराइट पोजीशन, ये पोजीशन देना होता है। प्रायोरिटी पोजीशन तो रहती है ये। इसके अलावा आप कौन सी पोजीशन दे सकते हो, तो इसके अलावा आप 2 नंबर पे पोजीशन दे सकते हो। क्या, तो आप पेशेंट को क्या करें, जो है पेशेंट को बैठाएं, है ना, अपराइट पोजीशन में रखें, अपराइट पोजीशन। और अपराइट पोजीशन में रखने के साथ साथ क्या करें, विद हैंड एलिवेटेड, उसका क्या करें, हैंड जो है उसको एलिवेट करें ऑन अनअफेक्टेड साइड। उसका हैंड जो है अनअफेक्टेड साइड की तरफ क्या कर दो, एलिवेट कर दो। यानी कि जैसे पेशेंट है, ये पेशेंट है, इस पेशेंट को आपने ऐसे बिठाया और ये जो पेशेंट का हाथ है, इस हाथ को आपने क्या करना है, नेक के ऊपर से दूसरी तरफ ले जाना है ना। तो इस तरीके से जो है ये जो पोजीशन रहेगा, ये पोजीशन आप दे सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, तो इसके अलावा आप जो है जैसे पेशेंट है, तो पेशेंट क्या अगर अनकॉन्शियस है, तो अनकॉन्शियस पेशेंट है उसको आपने क्या करना है, फाउलर पोजीशन देना है। और फाउलर पोजीशन के साथ साथ आपने क्या करना है, उसको अनअफेक्टेड साइड क्या कर देना है, लेटरल पोजीशन देना है। और अनअफेक्टेड साइड लेटरल पोजीशन देके उसके हैंड को क्या कर देना है, शोल्डर लेवल से ऊपर उठा देना है ना। पेशेंट को क्या करना है, अगर पेशेंट क्या अनकॉन्शियस है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अनकॉन्शियस पेशेंट है, अगर पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, उसको फाउलर पोजीशन देना है, फाउलर पोजीशन विद टर्न, फाउलर पोजीशन विद टर्न ऑन अनअफेक्टेड साइड। आप क्या करोगे, उसको अनअफेक्टेड साइड क्या कर दोगे, टर्न कर दोगे। अनअफेक्टेड साइड टर्न करोगे और हैंड क्या कर देना आपने, एलिवेट कर देना है। और क्या कर दोगे, एलिवेट कर दोगे। कहाँ से, शोल्डर लेवल से थोड़ा ऊपर, शोल्डर लेवल से थोड़ा सा ऊपर क्या कर देना है, एलिवेट करना है। ये आप क्या कर सकते हो, सारी की सारी पोजीशन जो है पेशेंट में क्या कर सकते हो, काम में ले सकते हो थोरासेंटेसिस वाले पेशेंट के अंदर। अब बात आती है कि साइट कौन सी सिलेक्ट करोगे, कहाँ से आप जो है कौन सी साइट को सिलेक्ट किया जाएगा। साइट सिलेक्शन आपसे पूछी जा सकती है, साइट सिलेक्शन। तो साइट अब जो है हमने जैसे पहले हमने पढ़ा था कि जो हमारा चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम या वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम जो है, पीछे हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। और वहाँ हमने कहा था कि अगर हमने एयर रिमूव करना है तो एयर जो है हमने कहा था कि सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस,
और अगर हमने क्या करना है, फ्लूइड है, ब्लड है, पस निकालना है, तो क्या है 7/8 इंटरकोस्टल स्पेस जो है हमने क्या किया था, काम में लिया था। साइट यहाँ भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, साइट का पता लगाने के लिए आइडेंटिफाई करना है, साइट को आइडेंटिफाई करनी है साइट। और साइट को आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करोगे, ऑस्कल्टेशन मेथड काम में लोगे। क्या काम में लोगे, ऑस्कल्टेशन मेथड। ऑस्कल्टेशन मेथड यानी कि स्टेथोस्कोप की सहायता से आप क्या करोगे, साउंड सुन के देखोगे। और जब आप साउंड सुनोगे तो आपको जो एरिया इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व एरिया में क्या होगी, डिमिनिश्ड साउंड सुनने को मिलेगी। यानी कि डिमिनिश्ड का मतलब है लो पिच साउंड आएगी, बहुत ही हल्की हल्की। डिमिनिश्ड यानी कि लो पिच साउंड, है ना, लो पिच साउंड सुनने को मिलेगी। डिमिनिश या लो पिच साउंड सुनने को मिलेगा। और ये इंडिकेट करता है कि वो साइट के अफेक्टेड है। इसके अलावा आप कंफर्म करने के लिए क्या करा सकते हो, एक्सरे फॉर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन के लिए क्या कराया जा सकता है, एक्सरे करवाया जा सकता है। एक्सरे फॉर कंफर्मेशन के लिए क्या करवा सकते हैं, एक्सरे। तो साइट सेलेक्ट हो गया हमारा यहाँ पे। इसके बाद जो है यहाँ से अब आप क्या करोगे, साइड सेलेक्ट हो गया, अब आप क्या करोगे, यहाँ से फ्लूइड निकालोगे। और फ्लूइड जो है वो कितना अमाउंट निकाला जाएगा, तो अगर आप क्या कर रहे हो, फ्लूइड का अमाउंट की बात करो, फ्लूइड अमाउंट। और फ्लूइड अमाउंट की बात करें तो अगर आप डायग्नोस्टिक पर्पज़ से काम में ले रहे हो, अगर क्या है कोई डायग्नोस्टिक पर्पज़ है, तो आप जो है वो फ्लूइड कितना लोगे, यानी कोई जांच करवानी है आपने तो 20 से 30 ml फ्लूइड निकालोगे। और अगर आप थेराप्यूटिक पर्पज़ से काम में ले रहे हो, यानी ट्रीटमेंट के तौर पे निकाल रहे हो, ट्रीटमेंट के तौर पे, तो आप कितना फ्लूइड निकाल सकते हो, तो 1000 से लेके 1200 ml तक क्या किया जा सकता है, फ्लूइड को रिमूव किया जा सकता है। 1000 से लेके 1200 ml एक टाइम में, इन एक टाइम में 1000 से 1200 ml तक निकाल सकते हो। एवरी 8 आवर के बाद रिपीट किया जा सकता है प्रोसीजर। रिपीट प्रोसीजर एवरी 8 आवर। प्रोसीजर जो है इसको प्रत्येक 8 घंटे के बाद आप क्या कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। रिपीट प्रोसीजर एवरी 8 आवर, प्रत्येक 8 घंटे के बाद इस प्रोसीजर को क्या किया जा सकता है, रिपीट किया जा सकता है। अब जब आपने फ्लूइड निकाल लिया है तो निकालने के बाद अब आपको क्या करना है, पोस्ट प्रोसीजरल पेशेंट को पोजीशन देना है। क्या करना है, पोस्ट प्रोसीजर पोजीशन देना है। और पोस्ट प्रोसीजर जो है वो पोजीशन कैसी दोगे, तो पोस्ट प्रोसीजर जो पोजीशन है वो आपने क्या देनी है, अफेक्टेड साइड, अफेक्टेड साइड लेटरल पोजीशन दोगे। क्या दोगे, अफेक्टेड साइड लेटरल पोजीशन, यानी कि जिस साइड उसको बना हुआ है, जिस साइड उसको जो है चाहे प्लूरल एफ्यूजन है चाहे न्यूमोथोरैक्स वगैरह है, उसी साइड उसको क्या करना है, आपने लेटाना है, ताकि जो फ्लूइड है वो क्या ना हो, लीकेज ना हो। इस पर्पज़ से आपने क्या करना है, उसको अफेक्टेड साइड आप क्या करोगे, पोजीशन दोगे। अब आपको यहाँ पे डाइट पूछी जा सकती है कि ये जो पेशेंट होते हैं इसके अंदर डाइट कैसी काम में लेते हैं। तो अगर आपको बोले कि थोरासिंटेसिस वाले जिस पेशेंट में आप न्यूमोथोरैक्स है, हीमोथोरैक्स है, काइलोथोरैक्स है, ऐसे जो पेशेंट होते हैं जिनके अंदर आप थोरासिंटेसिस परफॉर्म कर रहे हो, ऐसे पेशेंट में कैसी डाइट दें, तो ऐसे पेशेंट में आपने क्या करना होता है, लो सोडियम डाइट देना होता है। कैसा डाइट देना होता है, लो सोडियम डाइट देनी होती है ना। सोडियम जो उसकी डाइट के अंदर कम से कम आपने इन्वॉल्व करना होता है। इसके अलावा बात रहती है कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन। और कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ थोरासिंटेसिस। इसके अलावा पेशेंट को क्या हो सकता है, हीमोथोरैक्स हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, हीमोथोरैक्स हो सकता है।
हीमोथोरैक्स। इसके अलावा आप क्या करते रहेंगे, जब पेशेंट का थोरासेंटेसिस कर दिया गया उसके बाद उसके लगातार वाइटल साइन चेक करते रहेंगे। और अगर पेशेंट क्या शो कर रहा है, टैकीपनिया, अगर पेशेंट टैकीपनिया और टैकीकार्डिया शो कर रहा है, टैकीपनिया और टैकीकार्डिया शो कर रहा है, तो आपने क्या करना होता है, तुरंत जस्ट इमीडिएट इन्फॉर्म द, क्या, इमीडिएट इन्फॉर्म दी HCP। इमीडिएटली आप क्या करोगे, इन्फॉर्म करोगे किसको, HCP को। तुरंत आपने डॉक्टर को क्या कर देना है, इन्फॉर्म कर देना है कि पेशेंट किस में जा रहा है, टैकीकार्डिया और टैकीपीनिया में चला गया है। जब ये सारे काम आपने कर लिए, प्रोसीजर हुआ, इसका कॉम्प्लिकेशन हुआ, नर्सिंग केयर क्या करोगे। अब इस पेशेंट के अंदर आपने क्या क्या नर्सिंग केयर करना है, किसके अंदर, जो हमारा पेशेंट है कौन से वाला, थोरासेंटेसिस वाले पेशेंट के अंदर नर्सिंग केयर क्या की जाएगी। नर्सिंग केयर, क्या नर्सिंग केयर रहेगा। नर्सिंग केयर, तो एक तो आपने क्या करना है, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना होता है, क्या, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट, क्या, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट, पेशेंट डोंट कफ, क्या ना करे, कफ ना करे, कब, ड्यूरिंग टैपिंग, ड्यूरिंग टैपिंग या ड्यूरिंग प्रोसीजर उसने क्या नहीं करना होता, कफ नहीं करना है, ये मरीज़ को आपने समझा देना है। इसके अलावा आपने क्या करना होता है, जो अमाउंट आ रहा है यानी कि जो ड्रेनेज होता है उसको क्या करना होता है, आपने रिकॉर्ड करना होता है, क्या, अमाउंट, रिकॉर्ड करना आपने, अमाउंट, कलर, है ना, अमाउंट कितना आ रहा है, कलर कैसा है, क्लैरिटी कैसी है उसकी, ये सारी की सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, जो ड्रेनेज आ रहा है उसको चेक करना है, उसकी देखनी है। इसके अलावा आपने क्या करना है, पोजीशन देना है पेशेंट को। जब प्रोसीजर हो जाएगा उसके बाद आपने 1 घंटे तक उसको क्या करके रखना है, अफेक्टेड साइड पोजीशन के अंदर रखना है। जब क्या हो जाएगा, आफ्टर प्रोसीजर, प्रोसीजर हो जाएगा तो 1 आवर तक, 1 घंटे तक क्या रखना है, पुट इन अफेक्टेड साइड पोजीशन। एक घंटे तक उसको क्या करना है, आपने अफेक्टेड साइड लाइन पोजीशन में रखना है। और उसके बाद आपने क्या कर देना है, साथ साथ जो उसकी जो जिस पे आपने जहाँ जो है प्लूरल टैपिंग किया था वहाँ पे क्या कर देनी होती है, एंड ड्रेसिंग विद, और उसके साथ साथ वहाँ किसके साथ ड्रेसिंग कर दोगे, टिंचर बेंजोइन के साथ में, किसके साथ में, विद कॉटन ऑफ टिंचर बेंजोइन, जिससे क्या हो जाएगी, एयर टाइट गोज ड्रेसिंग हो जाएगी। और वहाँ क्या नहीं होगा, अब इसके अंदर से क्या नहीं जा पाएगी, एयर नहीं जा पाएगी। टिंचर बेंजोइन के साथ में आपने क्या कर देनी है, वहाँ पे ड्रेसिंग कर देनी है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात रहती है कि आपने वहाँ नोटिस करना है और नोटिस करके देखना है कि वहाँ कहीं क्रीपिटस साउंड तो नहीं आ रही, क्या नहीं आ रही है, क्रीपिटस साउंड नहीं आनी चाहिए। अगर क्रीपिटस साउंड आ रही है इंडिकेट करता है कि क्या हो रही है, एयर लीकेज हो रही है, क्या हो रही है, एयर लीकेज हो रही है। और अगर एयर लीकेज हो रही है तो आपने तुरंत क्या करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, इन्फॉर्म टू HCP। HCP को आप क्या करें, इन्फॉर्म करें कि पेशेंट को क्या हो रहा है, क्रीपिटस साउंड आ रहा है, एयर का क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है, एयर लीकेज हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा हमारा थोरासेंटेसिस प्रोसीजर था। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।